लेक्चर 37 में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। यह लॉन्ग क्वेश्चन है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब पट्टिकाओं के बीच का माध्यम पारा विद्युत से पूर्णतः भरा हो। या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते हैं, पारा विद्युत माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये प्रत्येक साल के लिए VVI क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग 20 मिनट पहले कुछ चीजों को समझेंगे, एक नोट को देखेंगे, पारा विद्युत नियतांक क्या होता है उसको देखेंगे। जब इन चीजों को हम लोग देख लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले 20 मिनट हम उन चीजों को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आपको आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नोट क्या है हमारा, इस क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग अपने इस नोट को देखते हैं। आइए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पारा विद्युत पदार्थ के बारे में बताया था कि पारा विद्युत पदार्थ क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। फिर पारा विद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है ये भी मैंने बताया ये एक पारा विद्युत पदार्थ है। जब इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है और नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, जिसके कारण इस पारा विद्युत में एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। फिर मैंने ध्रुवण पढ़ाया था, ध्रुवण घनत्व पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैंने लेक्चर 36 में पढ़ाया था। देखिए, आप सभी लेक्चर को ध्यान से बारीकी से देखिएगा, तभी आपको आगे का टॉपिक बेटर तरीका से समझ आएगा। अब हमने क्या किया, यहां पर मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है, ये यहां पर मैं लेता हूं, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये देखिए दिस इज ई नोट, इसको बोलेंगे बाहरी विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हमारा बाहरी विद्युत क्षेत्र है। अब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अभी यहां पर कुछ नहीं है, देखिए अभी यहां पर हवा या निर्वात है, ये जो अभी जगह है इस जगह हवा या निर्वात है। तो हवा या निर्वात में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है E, ये देखिए E बराबर विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र बराबर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, पहला चैप्टर में मैंने ये बताया होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की परमिटिविटी है, तो ये विद्युत क्षेत्र किसमें हो जाएगा, हवा या निर्वात में। तो याद रखिएगा, आज से माइंड में सेट कर लीजिए, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहिएगा ये कैसे होता है, तो आपने पढ़ा होगा E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे लिखिए, Q 4 पाई R स्क्वायर, और ये क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये Q बटा 4 पाई R स्क्वायर, Q और 4 पाई R स्क्वायर, ये क्या है, क्षेत्रफल है किसी गोले का या गोलीय वस्तु की, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q बटा A, ये क्या कहलाता है, सिग्मा। अब इसका पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, तो Q बटा A को सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र हम क्या यूज कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, या फिर इसी सिग्मा को लिख सकते हैं Q बटा A और ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें दिमाग में आप सेट ही कर लीजिए, यहां से ये चीजें दिमाग में 100% सेट कर लीजिए कि हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र हम क्या मानेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बटा A। मैंने बहुत ही शुरुआत में पढ़ाया था, अब इसका पृष्ठगण सिग्मा बराबर Q बटा A। तो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। ओके,
अब यहां पर हमारे पास एक बाहरी विद्युत क्षेत्र है ये। अब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक पारा विद्युत पदार्थ को रख देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पारा विद्युत पदार्थ है। इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में हमने इस पारा विद्युत पदार्थ को रख दिया। ये देखिए, ये हमारे पास पारा विद्युत पदार्थ है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक पारा विद्युत पदार्थ है। पारा विद्युत पदार्थ पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था। ये एक पारा विद्युत पदार्थ, मैं यहां लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। अब इस पारा विद्युत पदार्थ को हमने इस एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो क्या होगा, देखिए ये पारा विद्युत पदार्थ था तो इसमें प्लस माइनस सभी चीजें होगा, इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। जो ही बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाहरी विद्युत क्षेत्र का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पिछले लेक्चर मैंने बताया था। इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस पारा विद्युत में, उस पर यह विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाएगा और किधर विस्थापित कर देगा, अपनी दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में फोर्स लगाता है तो सभी पॉजिटिव चार्ज ये देखिए इधर विस्थापित हो जाएगा। और इस पारा विद्युत के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो किधर विस्थापित होगा, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाता है, अपनी विपरीत दिशा में, तो तमाम नेगेटिव चार्ज यहां पर विस्थापित हो जाएगा। ये देखिए, ये सभी नेगेटिव चार्ज हैं यहां पर विस्थापित हो गए। ओके, यहां पर इसको हम बोलेंगे क्यू पी प्लस क्यू पी। प्लस क्यू का मतलब पॉजिटिव चार्ज और पी का मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवन के कारण प्रेरित आवेश। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसको ध्रुवन के कारण प्रेरित धन आवेश बोलेंगे और इसको बोलेंगे ध्रुवन के कारण प्रेरित ऋण आवेश बोलेंगे। अब देखिए, पहले यहां पर इस जगह पर ऑलरेडी एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है इस दिशा में। ऑलरेडी एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है इस दिशा में। कौन सा विद्युत क्षेत्र, जिसको आप कहते हैं ई नॉट, बाहरी विद्युत क्षेत्र। ये देखिए, इस दिशा में ऑलरेडी एक बाहरी विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है। अब जो ही इस पारा विद्युत पदार्थ को हम इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक और विस्थापित होगा, नेगेटिव चार्ज एक और विस्थापित होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर एक नया विद्युत क्षेत्र बना देगा। देखिए, जब इसको हम यहां से हटा लेंगे तो पॉजिटिव माइनस इधर उधर हो जाएगा, अरेंज नहीं रहेगा, तो वो सभी विद्युत क्षेत्र बनाएगा लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन जब इस पारा विद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं, पिछला लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो ये नोट आपको नहीं समझ आएगा। ये पिछले लेक्चर का ही नोट है, उसमें समय ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो जो ही पहले से एक बाहरी विद्युत क्षेत्र यहाँ ई नोट मौजूद है, जो ही ये प्लस और माइनस अलग होगा तो ये प्लस और माइनस भी अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। अब ये प्लस और माइनस विद्युत क्षेत्र बनाएगा किधर, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो ये देखिए, एक विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, ये देखिए एक विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, ये देखिए इस दिशा में। अब इस विद्युत क्षेत्र को हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र, प्रेरित, ईपी बोलेंगे इसको हम लोग, ईपी, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ईपी इसको बोलेंगे। ये देखिए, और ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो गया। अब आप सोचिए, पहले से एक विद्युत क्षेत्र ई नोट इस दिशा में है। अब जो ही पारा विद्युत को इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ध्रुवन के कारण जो प्रेरित आवेश होगा प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी, ये अपना एक नया विद्युत क्षेत्र बना लेता है जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र यानी एक विद्युत क्षेत्र नया उत्पन्न हो जाएगा इस दिशा में। अब क्या होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है इस पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है। मान लीजिए पहले ये हवाई निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र था ई नोट, पहले ई नोट बराबर हमारे पास था मान लीजिए 20 न्यूटन पर कूलम। ओके,
20 न्यूटन पर कूलम पहले विद्युत क्षेत्र था। अब जब हमने पारा विद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, एक विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो गया ईपी, और ईपी बराबर हमारे पास आ गया, ये देखिए मैं बोल देता हूं, ये 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। अब बताइए, अब इस पारा विद्युत के अंदर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 20 होगा या 25 होगा या 20 से कम हो जाएगा? आंसर 25 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र देखिए, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है। पहले इधर कितना था? 20, इधर कितना उत्पन्न हो गया? 5। तो इसके अंदर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 15 रह जाएगा। कैसे? मान लीजिए पहले एक आदमी इधर 20 न्यूटन लगा रहा है, अब थोड़ा देर के बाद एक आदमी आया इधर 5 लगाना शुरू कर दिया, तो हमारे शरीर पर कितना लग रहा है? 15 लग रहा है, नो कि 25 लग रहा है। तो अब इस पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? आंसर इस पारा विद्युत के अंदर परिणामी, मैं यहां बना रहा हूं, यह हमारा पारा विद्युत पदार्थ है। ये देखिए, ये परावैद्युत पदार्थ है, ये पॉजिटिव इसका है, इस सिरा पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव। ये देखिए, अब इसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E, ये देखिए, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E, ये कितना होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र E 25 होगा या 15 होगा या 20 होगा? आंसर है 15 होगा। पहले तो 20 था, लेकिन जब हमने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस ई नोट के विपरीत दिशा में एक नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इस विद्युत क्षेत्र को घटा देता है। तो यहां से एक चीज स्पष्ट होता है कि जब किसी पारा विद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो हवा या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये देखिए, तो यहां पर ये देखिए, ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है। तो E बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र, E बराबर कितना हो जाएगा? E नोट में से हम EP को माइनस कर देंगे, E नोट माइनस EP। ये देखिए, ये हमारा पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, टोटल विद्युत क्षेत्र है। ई नोट क्या है? हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। ईपी क्या है? पारा विद्युत में प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, जो कि ध्रुवण के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ओके, अब यहां पर एक चीज और देख सकते हैं आप। अब आप बताइए, ई और ई नोट में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? आंसर है, तो आप इसको कीजिए, ई बराबर E और EP इधर लाइए, प्लस EP इधर क्या बचा? E नोट। अब देखिए, E में कुछ जोड़ेंगे, E में EP को जोड़ेंगे तब किसके बराबर होगा? E नोट के बराबर होगा। यानी E में परिणामी विद्युत क्षेत्र में कुछ जोड़ेंगे तब वो E नोट के बराबर होगा। तो बड़ा कौन है? E नोट बड़ा है। किससे? E से। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं E नोट ग्रेटर देन E, यानी हवा या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पारा विद्युत के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जब किसी पारा विद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर एक नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है, जो कि पहले उपस्थित विद्युत क्षेत्र को कम कर दे। पहले से जो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र था उसको वो क्या कर देता है? कम कर देता है। और परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हवा या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा। ओके, इसको मैं लिख देता हूं, पारा विद्युत में प्रेरित, पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र, पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये देखें, तो तीनों को, ये पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र हवा या निर्वात में, और ये पारा विद्युत में प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ये चीजें समझ आ गया आपको? अब एक चीज बताइए, ये पहले विद्युत क्षेत्र हवा या निर्वात में कितना है? 20 है। ओके, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र E कितना हो जाएगा?
आंसर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नोट माइनस ई नोट माइनस ईपी। ई नोट कितना है 20, ई नोट 20 है और ईपी कितना है 5, बराबर कितना है 15। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा कितना आ गया 15 आ गया। या मान लीजिए कि ईपी बराबर ये जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ये मान लीजिए आप 18 हो गया, कितना हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र 18 न्यूटन पर कूलम। सॉरी परिणामी नहीं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। हवा या निर्वात में इस दिशा में विद्युत क्षेत्र 20 था। जब हमने परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस दिशा में 18 न्यूटन पर कूलम उत्पन्न हो गया। तो टोटल कितना होगा, 20 में से 18 माइनस कर देंगे कितना 2 न्यूटन पर कूलम। यानी अब इसके अंदर मात्र 2 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र रह जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 2। क्यों, क्योंकि ये उत्पन्न हो गया ईपी और किधर उत्पन्न हो गया ई नोट के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र 20 घटकर कितना आ गया 2 न्यूटन आ गया। अब विद्युत क्षेत्र कितने गुना घटा, देखिए 20 था 2 हो गया, तो विद्युत क्षेत्र कितने गुना घटा 10 गुना विद्युत क्षेत्र घटा। यानी विद्युत क्षेत्र 10 गुना घट गया। अब ये 10 गुना हमें प्राप्त कैसे हुआ, क्या करेंगे 20 में 2 से भाग देंगे, 20 भागा 2। अब 20 क्या है हमारा ई नोट, 20 क्या है ई नोट, 2 क्या है परिणामी विद्युत क्षेत्र ई, ये देखिए बराबर कितना आया 10 आया। ये देखिए ई नोट बटा ई जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना गुना घटा है, और जितना गुना विद्युत क्षेत्र घटेगा उसी को हम उस पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक बोलेंगे। तो इस पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक कितना हो गया 10 हो गया। दिस इज पारा विद्युत नियतांक। ये देखिए यानी जितना गुना विद्युत क्षेत्र घटेगा वही उस डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक होगा। मान लीजिए कि यहां से पहले से हवा में विद्युत क्षेत्र था 50, ओके, हमने एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक पारावैद्युत पदार्थ लिया, इसमें रख दिया तो इसके विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लीजिए 40 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कितना उत्पन्न हो गया 40 न्यूटन विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया। किस दिशा में, हवा या निर्वात में इधर विद्युत क्षेत्र 50 और इधर 40 हो गया। तो अब टोटल हमारे पास कितना बचेगा, टोटल बचेगा 10। तो देखिए विद्युत क्षेत्र पहले 50 था, अब परिणामी कितना है 10, कितना गुना घट गया 5 गुना विद्युत क्षेत्र घट गया। तो हम बोलेंगे इस पारा विद्युत का पारा विद्युत नियतांक कितनी है, आंसर है 5 है। तो जितना गुना विद्युत क्षेत्र घटेगा वही उस पारा विद्युत का क्या कहलाएगा, पारा विद्युत नियतांक कहलाएगा। यानी किसी पारा विद्युत का पारा विद्युत नियतांक हमें बताती है कि वो कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये पारा विद्युत नियतांक को हम के से लिखेंगे, के, तो के बराबर क्या होगा ई नोट बटा ई हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछे पारा विद्युत नियतांक को परिभाषित करें, या इसे कहते हैं अपेक्षिक पारा विद्युतांक, कहेगा अपेक्षिक पारा विद्युतांक को परिभाषित करें, क्या बोलेंगे, देखिए ई नोट ये क्या है, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र, ई ये क्या है, पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र है। तो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र और पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होगा उसी को हम पारा विद्युत नियतांक या अपेक्षिक पारा विद्युतांक कहेंगे। 2 बार आपका एग्जाम ये परिभाषा पूछा हुआ है। तो पारा विद्युत नियतांक आपको समझ आ गया। क्या बोलेंगे, किसी पारा विद्युत का पारा विद्युत नियतांक हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात होता है। इसको के से सूचित करते हैं या एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। पारा विद्युत नियतांक हम लोग किसको कहेंगे, पारा विद्युत नियतांक, पारा विद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ये देखें, तो क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई नोट तथा पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, के, या इसी को बोलेंगे एप्सिलॉन आर। ये देखिए, के या एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन ई हो जाएगा। यानी हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण बटा पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण पारा विद्युत नियतांक के बराबर होगा। तो आपके एग्जाम में पूछे कि पारा विद्युत नियतांक या अपेक्षित पारा विद्युतांक से क्या समझते हैं, तो एक परिभाषा मैं पहले लिखा चुका हूं, कूलम के नियम के आधार पर लिखा चुका हूं, याद कीजिए। मैंने इसका परिभाषा एप्सिलॉन आर बराबर मैंने लिखाया होगा, एप्सिलॉन आर बराबर लिखाया होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। याद आ रहा है? अब कहिएगा सर आपने एप्सिलॉन आर बराबर तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट लिखाया था, लेकिन यहां पर एप्सिलॉन आर बराबर लिखा रहे हैं ई नोट अपॉन ई लिखा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे नहीं हुआ, आप कर लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर आप हवा, पहले आप लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा या निर्वात में कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा या निर्वात में। अब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं देंगे, केवल क्या देंगे, एप्सिलॉन देंगे। क्यों? क्योंकि आज माध्यम में ले रहे हैं, Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब दोनों का बट्टा कर दीजिए, दोनों का बट्टा करेंगे। देखिए 1 अपॉन ये Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ई नोट बट्टा ई बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन। उलट दीजिए दोनों को, दोनों को उलटिए। तो ये देखिए इसको उलट दीजिए, एप्सिलॉन को ऊपर ले जाइए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट नीचे लाइए, एप्सिलॉन नोट बराबर। तो इसको भी उलट देंगे, ई ऊपर जाएगा, ई नोट नीचे आएगा, ई बटा ई नोट। अब एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन आर है, ये ई अपॉन ई नोट। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहां कैलकुलेशन कीजिए, ई नोट बटा ई बराबर, देखिए ये एप्सिलॉन ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये एप्सिलॉन नोट कहां है, नीचे है, क्योंकि ये 1/एप्सिलॉन नोट है और ये 1/एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन ऊपर एप्सिलॉन नोट नीचे आएगा। अब आप क्या कीजिए, यहां पर दोनों को पलट दीजिए, या पलटिएगा क्या, रहने दीजिए, ये ई नोट बटा ई, देखिए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के बराबर है। देखिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो, ई नोट बटा ई। ई नोट क्या है, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, यानी किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में था और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो यार एक और परिभाषा में इसका बताऊंगा कल के क्लास में, यानी लेक्चर 38 में के का एक और परिभाषा में बताऊंगा। वहां पर परिभाषा तो क्या था, पारा विद्युत नियतांक का, यानी अपेक्षित पारा विद्युतांक का परिभाषा था, किसी माध्यम का अपेक्षित पारा विद्युता, माध्यम की पारा विद्युता तथा हवा या निर्वात की पारा विद्युता का अनुपात होता है। यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी पारा विद्युत पदार्थ की पारा विद्युत नियतांक, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा पारा विद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। एक और मैं कल बताऊंगा इसकी परिभाषा, धारिता के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। ओके, अब ये चीजें हो गई। अब पॉइंट फर्स्ट, ये जो पारा विद्युत नियतांक है ये हमारा एक अदिश राशि है, वहां भी मैंने बताया था ये अदिश राशि है और ये एक धनात्मक अदिश राशि है। ओके, तो पारा विद्युत नियतांक एक धनात्मक अदिश राशि है। दूसरी चीज, इसका मान जो होता है हमेशा, इसका वैल्यू हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा, इसको याद रखिएगा। ओके, हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ई नोट बराबर, ई नोट बड़ा होगा और ई क्या होगा, छोटा होगा।
ई नोट बड़ा होगा और ई छोटा होगा, यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। अब बड़ा में छोटा से भाग देंगे तो वैल्यू तो एक से अधिक आएगा हमेशा। या हवा माध्यम लेंगे, देखिए इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत पहले समझा चुका हूं इसको। एप्सिलॉन आर का मान एक या एक से अधिक होता है। नेक्स्ट तीसरा, हवा के लिए ये भी मैं लिखा चुका हूं, हवा के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा, एक होगा। अन्य माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, एक से अधिक होगा। और धातु के लिए कितना होगा, अंश धातु के लिए एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब अनंत क्यों होगा धातु के लिए, तो धातु के लिए अनंत क्यों होगा, तो आप यहां पर देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि यहां पर बीच में, इस बीच में हम धातु रख देंगे, यहां पर जब बीच में धातु रखेंगे तो ये माइनस इस प्लस की ओर जाएगा, ये प्लस इस माइनस की ओर आएगा, क्योंकि धातु से होकर चार्ज क्या कर सकता है, चल सकता है। तो दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे के नजदीक आकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो बताइए इस पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही उदासीन हो गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो यहाँ जीरो रखिए, और एप्सिलॉन में जीरो से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, किसी भी चीज में जीरो से भाग देते वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो बताइए के का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए धातु के लिए जो ये पारा विद्युत नियतांक होता है, के का मान यानी एप्सिलॉन आर का मान, वो क्या माना जाता है, इन्फिनिटिव माना जाता है। हवा या निर्वात के लिए एक माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ ई है, ऊपर है हवा या निर्वात का विद्युत क्षेत्र, और नीचे क्या, माध्यम का विद्युत क्षेत्र। माध्यम आज क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो हवा में विद्युत क्षेत्र ई नोट होता है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अन्य माध्यम के लिए तो यहाँ पर ई होगा, और अन्य माध्यम के लिए जो ई होगा हमेशा हवा या निर्वात से क्या होगा, कम ही होगा। तो 12 में कम से भाग देंगे तो अन्य माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर एक से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। ये सारा चीज मैं बता चुका हूं जब मैं ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था कूलम्स लॉ के बाद, जब मैं पढ़ा रहा था। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहां से एक छोटी चीज और जो कि आपके लिए बहुत ही बेबी आई होगा, तो के का मान आपको बेसिकली याद रखना है। के का मान, के बराबर होगा ई नोट बटा ई। ये देखा आज से 2-3 क्लास ये हमारे काम आएगा। के बराबर ई नोट बटा ई, के इक्वल टू ई नोट बटा ई आ जाएगा। अब आपको पता है हवा या निर्वात में, ये देखिए ये एक हमारे पास समांतर पट्टिका संधारित्र है, ये अभी इसके बीच हवा है, तो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नोट बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या इसी को क्या लिखेंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट ए, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट ए, या क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट, ऐसे लिख दीजिए, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट। ये क्या हवा या निर्वात में है। अब इसी समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच, ये देखिए ये समांतर पट्टिका संधारित्र है, इसी समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच हम पारा विद्युत पदार्थ रख देते हैं, कोई रबर रख देते हैं, माइका रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जिसका पारा विद्युत नियतांक कितना है, के है। अब इसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर वाट। तो निकालिए ई बराबर क्या होगा, तो आपको पता है चूंकि के बराबर क्या होता है, ई नोट अपॉन ई होता है, तो ई को यहां ले जाइए, ई को यहां और के को यहां ले जाइए, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट बटा के। ये देखिए दिस इज वेरी 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 आई। ई परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, ई नोट बटा के, यानी हवा या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है उसका कितना गुना, 1/k गुना। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया, नीचे के आ रहा है तो घट गया, कितना गुना घट गया, के गुना घट गया। कब, जब इसमें हमने पारा विद्युत पदार्थ को रखा। मान लीजिए हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र 50 है, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र 50 है। अब इसमें हमने एक पारा विद्युत पदार्थ को रखा जिसका के यानी पारा विद्युत नियतांक 10 है, तो बताइए इसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कर लो आप आसानी से। ई नोट कितना है, देखिए हवा में 50 है और पारा विद्युत नियतांक कितना है, 10 है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसमें पारा विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो जब किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच पारा विद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना गुना डिक्रीज हो जाता है, तो आपको बतानी है के गुना घट जाता है, के गुना घट जाता है।
यदि पारा विद्युत नियतांक 80 है तो विद्युत क्षेत्र 80 गुना घट जाएगा। अभी मैंने लेक्चर में बताया था, यदि जितना पारा विद्युत नियतांक होगा ना उतना गुना वो विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब यहां से आप एक और फॉर्मूला यहां से निकालिए, यहां देखिए E बराबर ई नोट अपॉन के, यहां से E बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, E बराबर ये देखिए एप्सिलॉन ई नोट को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू के। एक और फॉर्मूला E का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, E बराबर देखिए सिग्मा को लिख सकते हैं Q बटा A, या ई नोट क्या लिख सकते हैं, Q बटा A एप्सिलॉन, तो ई नोट को लिख सकते हैं Q बटा A एप्सिलॉन, Q बटा A एप्सिलॉन नोट, और नीचे क्या है, K है। ये देखिए ये तीन फॉर्मूला, परिणामी विद्युत क्षेत्र या तो ई नोट अपॉन के लिख दीजिए, या परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के लिख दीजिए, या परिणामी विद्युत क्षेत्र क्यू बटा के एप्सिलॉन ए लिख दीजिए। ये जो तीनों विद्युत क्षेत्र, ये तीनों विद्युत क्षेत्र ये कहां है, पारा विद्युत माध्यम में। ये विद्युत क्षेत्र कहां है, हवा या निर्वात में। यही दोनों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र ये हो गया, और पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये हो गया। पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। कितना गुना घटेगा, के गुना घटेगा। के क्या है, पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक है। और ये कैसे प्राप्त होता है, आंसर जितना गुना विद्युत क्षेत्र घटता है वही के का मान होता है, और ये प्राप्त होता है ई नोट बटा ई से प्राप्त होता है। ओके, इतना चीज आप याद रखिएगा, ये आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चंस करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर पट्टिका संधायक के पट्टिकाओं के बीच के स्थान को पारा विद्युत पदार्थ से पूर्णतः भर दिया गया है। उस स्थिति में दाह्यता ज्ञात करना है। अब कहिएगा सर समांतर पट्टिका संधायक की तो दाह्यता हम ज्ञात कर चुके हैं। हाँ आप ज्ञात कर चुके हैं, कितना, C बराबर आपने निकाला था एप्सिलॉन A अपॉन D, निकाला था आपने, ये आपने निकाला होगा C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। समानांतर पट्टिका संधायक की दाह्यता हवा या निर्वात में आपने निकाला होगा। देखिए ये आपने निकाला, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन ये समांतर पट्टिका संधायक की दाह्यता तो है, लेकिन किस माध्यम में, हवा या निर्वात में। आज देखिए आज माध्यम क्या है, समांतर पट्टिका संधायक की दाह्यता ज्ञात कीजिए जब पट्टिकाओं के बीच का स्थान पारा विद्युत से पूर्णतः भरा हो। यानी पट्टिकाओं के बीच का जो माध्यम है वो हवा नहीं होगा, रबर हो सकता है, मैका हो सकता है, कोई भी कुचालक पदार्थ हो सकता है। अब या इसी क्वेश्चन को बोल सकते हैं पारा विद्युत माध्यम में समांतर पट्टिका संधायक की दाह्यता ज्ञात करें। ये एक अहम क्वेश्चन से, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है। आइए सबसे पहले हम एक समांतर पट्टिका, बड़ा इजियर है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बन जाएगा। सबसे पहले एक समांतर पट्टिका संधायक ले लेते हैं। ये देखिए ये देखिए, इसका नाम रख देते हैं M और इसका नाम रख देते हैं N, और दोनों पट्टिका के बीच की जो दूरी है ये देखिए, ये दूरी इसको रख देते हैं D, और पट्टिकाओं के जो ये आच्छादक सतह का क्षेत्रफल है ये इसको A मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना MN एक समांतर पट्टिका संधायक है जिसमें पट्टिकाओं के बीच की दूरी D है तथा पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल A है। माना MN एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें पट्टिकाओं के बीच की दूरी D है तथा पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल A है। ये देखिए पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल A है।
अब हम क्या करते हैं, एक पारा वैद्युत पदार्थ लाते हैं और इसके बीच भर देते हैं। ये देखें, एक पारा वैद्युत पदार्थ, आज हवा या निर्वात नहीं है, ये एक पारा वैद्युत पदार्थ है, इसके बीच हमने इसको भर दिया। ये देखें, मैं यहां लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक यानी पारा वैद्युत पदार्थ, ये डाइलेक्ट्रिक। तो हम क्या लिखेंगे, पट्टी समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच के स्थान को के पारा वैद्युत नियतांक वाले पारा वैद्युत से पूर्णतः भर दिया गया है। इस बात को लिख देते हैं, समानांतर प्लेट्स संधारित्र के प्लेट्स यानी पट्टिकाओं के बीच के स्थान को के पारा वैद्युत नियतांक वाले पारा वैद्युत से पूर्णतः भर दिया गया है। ओके, अब पट्टिका, ये जो पट्टिका है इसको पट्टिका M को प्लस Q से और पट्टिका N को माइनस Q से हम आवेशित कर देते हैं। ये देखिए, दिस इज ये प्लस Q से और पट्टिका N को माइनस Q से हमने क्या किया, चार्ज कर दिया। इस बात को लिख देंगे, प्लेट M को धनावेश प्लस Q से तथा प्लेट N को ऋणावेश माइनस Q से आवेशित किया गया है। अब इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता लिख लेंगे। अतः समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट्स संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, तो आपको पता है धारिता बराबर होता है चार्ज बटा पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर यानी Vm माइनस Vn। आपको याद होनी चाहिए, जब मैं समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने ये बताया था समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितना होता है, Q बटा विभवांतर Vm माइनस Vn यानी पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर। बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूं, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने इस फॉर्मूला पर बताया। ये समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकल गया। अब पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र, प्लेट्स के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र, तो प्लेट्स के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र तो आपको पता है, अभी आपने देखा कितना, ई नोट बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या सिग्मा को क्या लिखते हैं, Q बटा ए एप्सिलॉन नोट। ये हो गया हवा या निर्वात में। अब पारा विद्युत माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, प्लेट्स के बीच यानी पट्टिकाओं के बीच पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, तो पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना गुना घट जाएगा, K गुना घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पारा विद्युत नियतांक कितनी है, K है। E बराबर क्या हो जाएगा, हवा का कितना गुना, K गुना घट जाएगा, E नोट अपॉन K। ऐसे भी आपको पता है यहां से, चूंकि K बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, E नोट बटा E होता है। तो यहां से E को यहां लीजिए और K को नीचे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E नोट बटा K। तो E बराबर E नोट बटा K, या E नोट को क्या लिख सकते हैं, E नोट को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस E नोट को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और ये K है तो K। ओके, या फिर इस E नोट को देखिए क्या लिख सकते हैं, Q बटा ए एप्सिलॉन नोट। देखिए E नोट बराबर Q बटा ए एप्सिलॉन नोट, तो इस E नोट को लिख सकते हैं Q
बटा ए एप्सिलॉन नॉट और के है तो के। अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था, यहां पर मैंने लिखा था, ये देखिए पारा विद्युत माध्यम में ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ओके, ये हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र हो गया। अब समांतर पट्टिका एम और पट्टिका एन के बीच का विभवांतर, प्लेट एम तथा एन के बीच का विभवांतर याद कीजिए, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। पट्टिका एम तथा एन के बीच का विभवांतर वी एम माइनस वी एन बराबर ई इंटू डी। आ रहा याद? जब मैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया था इसका प्लेट का, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र हवा में धारिता ज्ञात करें, सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी। जब मैंने ये प्रूव किया था उस समय मैंने प्लेट एम और एन के बीच विद्युत क्षेत्र विभवांतर वी एम माइनस वी एन ई डी निकाला था, और यहाँ पर मैंने VBI लिख दिया था बॉक्स करके। तो आज हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये निकाल चुका हूं पीछे। और आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम में ये विभवांतर यहां निकालने की जरूरत नहीं है, वहां मैं निकाल चुका हूं। तो यहां पर समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर E इंटू टी, यानी इसके अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको किससे गुना कर देंगे, पट्टिकाओं के बीच की दूरी से गुना हम लोग कर देंगे। तो विभवांतर बराबर ED हो गया। अब Vm माइनस Vn का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में Vm माइनस Vn का मान रखने पर आइए समीकरण 1 क्या है, C बराबर Q बटा Vm माइनस Vn, तो Vm माइनस Vn की जगह ED। अब C बराबर Q बटा E, देखिए E का मान हमारे पास है, क्या रख दें, ये E का मान हम ये रख देते हैं Q बटा K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ओके, और यहां पर D है तो D, देखिए Q कैंसल, इसीलिए C बराबर देखिए K ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर, A भी ऊपर, K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, और नीचे क्या आ गया, D आ गया। ये देखिए ये हो गया पारा विद्युत माध्यम में धारिता हो गया समांतर पट्टिका संधारित्र की। और ये धारिता क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसमें, हवा या निर्वात में। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ये हवा या निर्वात में विद्युत धारिता है और ये पारा विद्युत माध्यम में धारिता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, केवल क्या बट आ गया, के आ गया, और के कहां आया, ऊपर में। तो धारिता बढ़ गया या घट गया, आंसर धारिता बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया, के गुना बढ़ गया। इसका क्या मतलब, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए E बराबर के नीचे है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गया है, लेकिन कितना गुना घटा है तीव्रता, के गुना। लेकिन यहां पर धारिता देखिए के गुना क्या हो गया, बढ़ गया है। एक चीज समझ आ गया यहां से कि जब समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच पारा विद्युत पदार्थ डालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो घट जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, विभवांतर भी घट जाएगा, लेकिन धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना गुना घटेगा, के गुना, धारिता कितना गुना बढ़ेगा, के गुना बढ़ेगा। यानी जितना गुना तीव्रता घटेगा उतना ही गुना धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर के नहीं है, लेकिन यहाँ केवल के आ गया। ये हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। ओके, तो ये इतना कर दीजिए, आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। देखिए कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, क्योंकि यहां तक भाषा तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताता था लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये कुछ है ही नहीं, 1-2 लाइन मैंने यहां पर लिखा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। अब यहां से एक और चीज, ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र, ये धारिता कहां है, हवा या निर्वात में, इसे सी नोट लगा देते हैं। सी नोट कहने का मतलब हवा या निर्वात में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। अब आइए यहां से C बराबर क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब C बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखिए के को के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्या है, हवा या निर्वात में धारिता होता है, जिसको किससे लिख सकते हैं, सी नोट से। तो सी नोट यहां पर दे देंगे, ये देखिए सी नोट।
तो यहां पर ये देखिए, ये सी क्या है, माध्यम में पारा विद्युत माध्यम में धारिता, सी नोट क्या है, हवा या निर्वात में धारिता। तो माध्यम में पारा विद्युत माध्यम में धारिता हवा या निर्वात की धारिता का कितना गुना होता है, के गुना होता है। और ये के क्या है, पारा विद्युत नियतांक है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गया। मान लीजिए कि हवा या निर्वात में धारिता सी नोट बराबर है 10 या 15 है। ओके, अब इसको हवा या निर्वात में धारिता है ये, अब पट्टिका के बीच कुछ अलग पदार्थ को रख दिया जिसकी पारा विद्युत नियतांक 10 है। बताइए उसमें धारिता कितनी हो जाएगी, तो धारिता हवा या निर्वात का कितना गुना हो जाएगा, के गुना, यानी 5 15 गुना 10 150 हो जाएगा, उसमें धारिता 150 फैराड करके हो जाएगा। ओके, तो धारिता घट जाएगी, सॉरी धारिता बढ़ जाएगा के गुना, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा। अब यहां से के का मान निकालिए, के बराबर क्या हो जाएगा, सी नोट नीचे सी बटा सी नोट, ये देखिए, यानी पारा विद्युत नियतांक का एक और परिभाषा आ गया। क्या क्या परिभाषा आ गया, देखिए ये क्या है, पारा विद्युत माध्यम में धारिता, ये क्या है, हवा या निर्वात में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यानी हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता तथा पारा विद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात को पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक कहते हैं। यानी के का, के बोलिए या एप्सिलॉन आर बोलिए, इसका कितना परिभाषा, पहला जो कूलम्स लॉ में मैंने पढ़ा है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, अभी थोड़ा देर एप्सिलॉन है ये, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था ई नोट बटा ई, और अभी अभी ये देखिए सी बटा सी नोट। ये तीनों परिभाषा किसका है, अपेक्षिक पारा विद्युतांक या पारा विद्युत नियतांक का है। पहला परिभाषा था कि किसी पारा विद्युत पदार्थ का अपेक्षिक पारा विद्युता या पारा विद्युत नियतांक माध्यम में, माध्यम की परमिटिविटी तथा हवा या निर्वात की परमिटिविटी का अनुपात होता है, या फिर किसी पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और पारा विद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है, या किसी पारा विद्युत पदार्थ का पारा विद्युत नियतांक पारा विद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये तीन परिभाषा पारा विद्युत नियतांक या अपेक्षित पारा विद्युतांक का हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी आपको डीपीपी में दे दिया जाएगा, सॉरी पीडीएफ में दे दिया जाए। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला, ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि जब किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच पारा विद्युत पदार्थ को डालेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र कितना गुना घटेगा, तो जितना पारा विद्युत पदार्थ का नियतांक है के है, तो विद्युत क्षेत्र के गुना घटेगा, लेकिन धारिता कितना गुना बढ़ेगी, के गुना बढ़ जाएगी। तो ये चीज आप माइंड में सेट रखिए, आपसे न्यूमेरिकल्स भी डील हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा हवा या निर्वात में धारिता है 50 फैराड, अब प्लेट के बीच पारा विद्युत पदार्थ को डाल दिया गया है जिसका पारा विद्युत नियतांक यानी के बराबर 2 है। कहेगा बताइए अब पारा विद्युत पदार्थ को रख दिया तो उसकी धारिता कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, 2 गुना हो जाएगा, के इंटू सी नोट, के इंटू सी नोट धारिता हो जाएगा, यानी 50 गुना 2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा या निर्वात में था ये 50 था, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा विद्युत क्षेत्र, लेकिन धारिता 2 गुना बढ़कर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हवा या निर्वात में धारिता 50 है, के पारा विद्युत पदार्थ को रखेंगे प्लेट के बीच तो उसकी धारिता 100 हो जाएगा, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र 50 का 2 गुना कम हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास में जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो 3 बार आपका बहुत पूछ चुका है, अगले क्लास में भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये किसमें है, हवा या निर्वात में धारिता है, ये धारिता किसमें है, के एप्सिलॉन नोट ए बटा डी, ये किसमें है, पारा विद्युत माध्यम में। अब हम क्या करेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच ये देखिए आधा दूर यहां तक पारा विद्युत पदार्थ रबर को भर देंगे और आधा दूर किसको रखेंगे, थोड़ा दूर हवा को रखेंगे,
यानी अब समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच जो स्थान होगा उसमें पूरा हवा नहीं होगा, पूर्ण रूप से हवा नहीं होगा। पूर्ण रूप से हवा नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ भी नहीं होगा, पूर्ण रूप से पाराविद्युत भी नहीं होगा तो ये भी फॉर्मूला नहीं होगा। यानी कुछ दूर तक पाराविद्युत पदार्थ होगा और कुछ दूर तक हवा होगा, यानी यौगिक माध्यम होगा। तो अब हम अगले लेक्चर वीडियो में यौगिक माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे और ये 3 बार आपका बोर्ड ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। आज के लेक्चर वीडियो में हम इतना ही करेंगे।